तो हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्लड क्लॉटिंग कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है। तो इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे मान जाइए कि हमारे बॉडी में या मेरे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का अगर इंजरी होती है या चोट लगता है, घाव लगता है, किसी भी प्रकार से अगर कोई इंजरी होती है तो क्या होता है कि ब्लड बाहर बहने लगता है। ब्लड शरीर से बाहर बहने लगता है तो क्या होता है कि जब ब्लड बहने लगता है तो वहाँ कुछ क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ब्लड बह रहा है तो हमेशा बहता तो रहता नहीं है, तो वो क्या होता है, रुकता है। तो कैसे रुकता है, वो क्या होता है, थक्का बनता है, ब्लड का थक्का बनता है, ब्लड क्या होता है, क्लॉट होता है। तो वही आज जानेंगे कि कैसे क्लॉट होता है, आखिर ब्लड में ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो रुक जाता है। तो आज हम बताएंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि किसी भी जब इंजरी होती है तो ब्लड जब बहने लगता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड बहने लगता है तो वहाँ आप देखे होंगे, आप नोटिस किए होंगे कि लाल या भूरे रंग का, गाढ़े लाल या भूरे रंग का जाल टाइप संरचना बनने लगता है, जो धागे नुमा ऐसे दिखता है कि जाल टाइप संरचना बनने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, थक्का बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। लेकिन ये कैसे कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, इसके जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड के प्लेटलेट्स में कई प्रकार की एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो इसमें क्या होता है, उत्तरदायी होता है। उसको देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक होता है, ये जो ब्लड में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो जो जैसे ये सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होता है। और क्या होता है कि जब मान लीजिए प्लाज्मा जब ब्लड बहने लगता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्लड में से ही ये सब कोई भी एंजाइम या प्रोटीन रिलीज होते हैं तब जाके थक्का बनता है। जो उनके आसपास डैमेज टिश्यूज होते हैं, जो जहाँ भी आपको चोट लगा है वहाँ के डैमेज जो टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, वहीं अपने ही सेल में वो कुछ सीक्रेट करते हैं कि कैसे भी थक्का बने ब्लड का। तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में क्या बनाता है, थ्रोम्बिन से हो जाता है थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाता है, थ्रोम्बिन में। अब ये क्या है, ये एंजाइम जो होता है या ये प्रोटीन जो होता है वो, अब ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है इसका मुख्य इम्पोर्टेंस होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में। तो जो वो होता है जो फाइब्रिनोजन होता है वो धागे नुमा जाल बनाता है। तो जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, अघुलनशील होता है। तो उससे फाइब्रिनोजन प्रोटीन से फाइब्रिन में चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, देखिए। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, किसकी उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन के, थ्रोम्बिन के, जो थ्रोम्बिन है इसकी उपस्थिति में फाइब्रिनोजन प्रोटीन चेंज किस में हो जाता है, फाइब्रिन में। तो ये जो होता है वो घुलनशील होता है और ये अघुलनशील होता है। तो ये जो होता है वो जाता है और जहाँ भी इंजरी हुई रहती है आपके बॉडी में वो जाएगा और वहाँ पर ये सारी प्रोसेसेस होंगी,
ये जितने भी प्रोसेस मैंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बन जाता है, और फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन बन जाता है। ये प्रोसेसेस उस जगह होंगी जहां आपकी इंजरी हुई है, जहां आपके बॉडी में इंजरी हुई है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद वहां पर जालीनुमा संरचना बनने लगती है, और धागेनुमा संरचना बन के वहां एक जाल टाइप बना लेता है। जो क्या होता है, जब जाल टाइप बन जाएगा तो उसमें जितने भी सेल होंगे, डैमेज सेल होंगे, वो जाके उसमें फंसेंगे। तो जब वो फंसेंगे उस जाल में तो क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाएगा। और क्या होता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है कटने के बाद, लेकिन आखिर ब्लड जो अंदर रहता है तब क्यों नहीं क्लॉट होता है? तो ब्लड जब शरीर के अंदर रहता है तो क्लॉट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर होता है हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब हो गया कि एंटी और कोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, एंटी मतलब हो गया किसी के प्रति, और कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करेगा। क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करेगा मतलब क्लॉट होने से रोकेगा। तो जो हिपेरिन होता है वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इसलिए बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ऐसे बहता रहता है। जब कहीं इंजरी होती है तो इस प्रोसेस से थक्का बना लेता है, और इस प्रोसेस से जब थक्का बन जाता है तो ब्लड रुक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो जिसका ब्लड रुकता ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि उसके में ब्लड रुकेगा नहीं, तो भाई उसके में ब्लड जब नहीं रुकता है तो ऐसे तो किसी को भी अगर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो मर जाएगा वो, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगा। जब ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड ही इम्पोर्टेंट है। ब्लड नहीं रहेगा तो भाई ऑक्सीजन वो नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लड। तो क्या होता है किसी किसी में कहीं भी अगर उसके शरीर में थोड़ा भी इंजरी होती है या कहीं कट पीट जाता है, घाव लग जाता है, तो क्या होता है कि उसके में ब्लड रुकता ही नहीं है और बहने लगता है। और जब वो ब्लड बहने लगेगा तो थोड़े टाइम में उसका ब्लड लॉस हो जाएगा, वो आदमी मर सकता है। तो क्या होता है, ऐसे होता है तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक डिजीज जिस भी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो उसको अगर कहीं भी इंजरी होगी, शरीर में कहीं घाव लगेगा, चोट लगेगा, तो उसका ब्लड नहीं रुकेगा और उसकी डेथ हो सकती है। और हीमोफीलिया जो होता है एक जेनेटिक डिजीज होता है। ये जेनेटिकली अगर मेरे अंदर है तो मेरे बच्चों के अंदर जाएगा, उससे उसके अंदर जाएगा। तो ये एक जेनेटिकली डिजीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। बस रुको यार, वीडियो रुको। आज के ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम की। कैल्शियम आयरन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैल्शियम तत्व जो होता है इसमें क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लिम्फ। लिम्फ को हिंदी में कहते हैं लसिका। तो देखते हैं लिम्फ, लसिका। तो अब जानेंगे कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ जो होता है वो, अब मान लीजिए हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, सेल से। सेल से ऊतक, ऊतक से आर्गन, आर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बना है। तो क्या होता है, जो ऊतक होता है, टिश्यू जो होता है, टिश्यू में जो ब्लड बहते हैं, तो टिश्यू में जब ब्लड बहते हैं तो उसमें पतली पतली स्पेस होता है। तो टिश्यू के रास्ते से जब ब्लड बहते हैं तो उसमें लार्ज अणु, मतलब बड़े अणु, प्रोटीन के बड़े अणु क्या होते हैं, फंस जाते हैं ऊपर। जब ब्लड उसमें बहता है तो प्रोटीन के बड़े अणु फंस जाते हैं ऊपर। तो जब प्रोटीन के बड़े अणु फंस जाएंगे तो उसके बाद
जो बड़े अणु रहते हैं वो फंस जाते हैं, और जो एकदम पतले होते हैं वो उसके रास्ते निकल जाते हैं, टिश्यू के रास्ते, तो टिश्यू के बीच में से। तो जब वो बड़े अणु ऊपर फंस जाते हैं, प्रोटीन के बड़े अणु ऊपर फंस जाते हैं, और उसके रास्ते से जब निकलते हैं, जो जो बचता है, उस रास्ते से निकल के जो बचता है क्या होता है, जल होता है, और जल में कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो टिश्यू के रास्ते से बड़े अणु तो ऊपर फंस गए, तो नीचे जो आ रहा है, जो जल आ रहा है, और वो जल में घुलनशील जो पदार्थ हैं, उसी को लसिका कहते हैं। समझ में आया? लसिका किसे कहते हैं? टिश्यू के रास्ते से जब ब्लड टिश्यू में आते हैं, तो टिश्यू से जो ब्लड मतलब उसके रास्ते से जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, वो ऊपर अटक जाते हैं, लेकिन जो उससे क्रॉस कर जाता है, पार हो जाता है, तो क्या होता है, वो जल होता है, और जल में कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब जानेंगे कि लिम्फ मतलब कैसा होता है। तो लिम्फ होता है कलरलेस होता है लिम्फ। और क्या होता है कि जो लिम्फ होता है, वो लिम्फ में क्या होता है कि लिम्फ जब उसमें से निकलता है, तो लिम्फ क्या होता है कि छोटे छोटे जो वाहिकाएं होती हैं, उनमें वो आगे जाके मिल जाता है। तो छोटे छोटे जो वाहिकाएं होती हैं उसमें आगे जाके मिल जाता है। तो वाहिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, लिम्फ सिस्टम कहते हैं। जब लिम्फ निकलेगा तो क्या होता है, आगे आगे शिराओं में जाकर, अलग अलग शिराओं में जाकर वो कनेक्ट हो जाता है। तो उस शिराओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, लिम्फ सिस्टम कहते हैं। अब जानते हैं कि अब जैसे मान लो टिश्यू में से ऐसे ये टिश्यू के रास्ते से जब निकला, तो ये क्या हुआ, शिराओं में ऐसे जाके मिल जाता है। तो इस शिराओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, वाहिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, लिम्फ सिस्टम हो जाता है वो। और इसमें क्या होता है कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो लिम्फ के माध्यम से ही अब ब्लड और टिश्यू है, इसके बीच में ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होते हैं, तो लिम्फ के माध्यम से होते हैं। क्या होते हैं कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या होते हैं, इसी के माध्यम से होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं और खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व जो भी है, वो क्या होता है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में जो ये ट्रांसपोर्ट होता है, वो लिम्फ के माध्यम से होता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि लिम्फ का क्या करता है, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में, समझिए एक बीच की कड़ी है वो, जो उसको ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम बन रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और क्या करता है, जो लिम्फ है, वो लिम्फ में कुछ ऐसे भी मतलब पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को भी, जैसे प्रतिरक्षा में भी उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है कि जो बॉडी में कोई भी अगर बाहरी चीज़ अटैक करता है, तो उसको जैसे प्रतिरक्षा से बॉडी की सुरक्षा करता है। तो ये लिम्फ जो होता है वो बॉडी की प्रतिरक्षा में भी कार्य करता है। और लसिका का काम तो मतलब हम लोग जान गए कि लसिका जो होता है वो क्या करता है, गैसों का भी ट्रांसपोर्ट करता है, खनिज लवणों का भी ट्रांसपोर्ट करता है, और पोषण और कुछ हार्मोन्स हैं, पोषण और हार्मोन्स आदि का भी संवहन करता है।